मैं मेडिकल साइंस सेंटर से एक बड़ी इंपॉर्टेंट क्लिनिकल पार्ट जो कि पैथोलॉजी से रिलेटेड है और क्लिनिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये जैसे आरईएफ स्टूल या रूटीन ऑफ स्टूल या स्टूल टेस्ट बोलते हैं उसको। सबसे पहला आप जानते होंगे कि स्टूल क्या है। जब भी कोई डाइट आप लेते हो, कोई भी खाना खाते हो, वो एक डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है और डाइजेस्टिव सिस्टम में जा करके कई तरह से वहाँ पे डाइजेस्टिव जूस का यहाँ पे बम्बार्डमेंट होता है। पहला सिलाइवा का बम्बार्डमेंट, 5 तरह का याद रखिएगा। पहला सिलाइवा, दूसरा गैस्ट्रिक जूस, तीसरा बाइल, चौथा पेंक्रेटिक जूस एंड 5वां सक्कस इंटरकस। सारे जूस जब इस फूड पे बम्बार्ड करते हैं, सब एक्टिवेट कर करके, तब क्या होता है कि जो भी कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट सब्सटेंस होता है वह सिंपल न्यूट्रिएंट सब्सटेंस को कन्वर्ट करता है और उसके बाद जो भी सब्सटेंस सिंपल में कन्वर्ट करता है वो ऑब्जर्व होता है और जो ऑब्जर्व नहीं हुआ वो सब्सटेंस या जो डाइजेस्ट नहीं होता है, याद रखिए क्या क्या बोले हैं, अनऑब्जर्व सब्सटेंस, जो नहीं ऑब्जर्व हुआ वो, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ वो, और कुछ इंटेस्टाइनल कंटेंट। इंटेस्टाइनल कंटेंट मतलब क्या होता है, बैक्टीरिया एंड म्यूकस। तो इससे क्या होता है कि ये सब सब्सटेंस जो होता है, तो इस सभी मिक्सचर को क्या बोलते हैं, स्टूल। तो स्टूल में क्या क्या हुआ, ध्यान दीजिए क्या क्या हुआ। स्टूल में क्या क्या है, अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स, अनऑब्जर्व फूड पार्टिकल्स, सम डाइजेस्टिव एंजाइम्स, केमिकल एंड नॉर्मल फ्लोरा बैक्टीरिया। इस सारे मिक्सचर को क्या बोलते हैं हम लोग, स्टूल कहते हैं। स्टूल एक वेस्ट प्रोडक्ट सब्सटेंस है। इससे हम लोग क्या करते हैं कि कुछ ऐसे डिजीज का पता लगाते हैं जो कि इस डायग्नोसिस से पता चल जाता है। जैसे सबसे पहला चीज आरईएफ स्टूल का पहला इंपोर्टेंस है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई भी अगर गड़बड़ी हो, किसी भी तरह का दिक्कत होता है तो आरईएफ स्टूल कराते हैं। जैसे अनडाइजेशन, फ्लैचुलेंस, रिकरेंट डायरिया होना, कंस्टिपेशन होना या फिर अब्डोमिनल पेन होना, तो इस तरह का अगर कोई भी टेंडेंसी अगर होता है हमें, तो हम लोग आरईएफ स्टूल कराते हैं। नंबर 2 याद रखिएगा। नंबर 2 क्या बोले, एनी डाइजेस्टिव डिजॉर्डर्स। नंबर 2 रेस्पिरेटरी डिजॉर्डर्स। रेस्पिरेटरी डिजॉर्डर्स में अगर इंटेस्टाइन में कोई भी पैरासाइट होगा, उसके वजह से इस्नोफिल बढ़ेगा और उसके कारण रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होगी। नंबर 3 स्किन डिजॉर्डर्स। स्किन का भी डिजॉर्डर होता है, तब भी हम लोग आरईएफ स्टूल कराते हैं हम लोग। अगला नंबर 4 ब्रेन डिजॉर्डर्स। आप जानते हैं कि ब्रेन में बहुत सारे कंडीशन, अगर एक दिन कंस्टिपेशन अगर हो जाता है तो माइग्रेन होने लगता है, हेडेक होने लगता है। तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिलेशन जरूर है किसी केमिकल से, जिसके कारण वह प्रॉब्लम आती, क्रिएशन होती है ब्रेन में। यानी आरईएफ स्टूल का हम लोग बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। कहीं कहीं पे हम लोग बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है, हम लोग कराते हैं। अतः हम लोग कंफर्म समझ करके और डिजीज़ को दवा देते हैं। जिसमें सबसे ज़्यादा हम लोग क्या हुआ कि सबसे ज़्यादा क्या हुआ, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं खाना खाएं और उसके बाद तुरंत कहीं ना कहीं डिजॉर्डर डेवलप हो जाता है। या तो खाना खाने के बाद तुरंत पखाना लग जाना, पेट में दर्द हो जाना, या बहुत खाना खा रहे हैं उसके बावजूद भी बॉडी का वेट नहीं बढ़ रहा है ना। ऐसे बहुत सारे अनेकों कारणों को हम लोग आरईएफ स्टूल से डायग्नोस करते हैं। आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि इसको किया कैसे जाता है। लैब में इसको क्या करते हैं कि उसमें बहुत थोड़ा सा स्टूल मंगवाते हैं और उसके हम लोग उस फिजिकल, केमिकल और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया जाता है। करने के बाद फिजिकल मतलब होता है नेकेड आई से देखकर, केमिकल का मतलब होता है केमिकल एक्सपोज कराकर, और माइक्रोस्कोपिक का मतलब उस स्टूल को माइक्रोस्कोप में देख करके बताना होता है। ये बताइए कि इसमें क्या है, कोई डिजॉर्डर है। यानी क्या बोलते हैं कि डिटर्मिनेशन ऑफ, इसको क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ नॉर्मल एंड अबनॉर्मल सब्सटेंस। क्या बोले, डिटर्मिनेशन ऑफ नॉर्मल एंड अबनॉर्मल सब्सटेंस फ्रॉम स्टूल नोन एज रूटीन एग्जामिनेशन ऑफ स्टूल। यानी स्टूल से नॉर्मल कंस्टिट्यूएंट्स और नॉर्मल कंस्टिट्यूएंट्स को पता लगाने को बोलते हैं हम लोग आरईएफ स्टूल। अब इतना करने के बाद लैब में जो करते हैं, हमें उसके रिपोर्ट से मतलब है ज़्यादा। रिपोर्ट भी बताते हैं आपको और लैब में क्या होता है वही बताएंगे, दोनों आपको साथ साथ लेके चलते हैं। लेकिन सबसे पहले बताते हैं कि आरईएफ स्टूल लिखने पर एक पेज में एक डाटा का रिपोर्ट मिलता है, जिसमें हमें कभी भी नॉर्मल रेंज नहीं रहता है लिखा हुआ। तो हम आपको पहले डाटा बताते हैं, उसके बाद 1 बाय 1 कर करके हम लोग चलेंगे इसमें। तो डाटा में आप जो देखिएगा, एक पेज का रिपोर्ट आपको मिलेगा। एक पेज में सबसे पहला आपको आता है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन, इसमें क्या मिलेगा आपको, नंबर 1 मिलता है कलर,
कलर। नंबर 2, कलर में क्या रहेगा वो भी लिखते जाइएगा। कलर में रहेगा ब्राउनिश, ब्राउनिश। नंबर 2 हम इसका हम अब नंबर बताते हैं जस्ट अभी। नंबर 2 मिलेगा आपको कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी में रहेगा सेमी सॉलिड, सेमी सॉलिड। नंबर 3 मिलता है, वही नॉर्मल डाटा बना देते हैं। नंबर 3 म्यूकस, म्यूकस से समझ आएगा नील। नंबर 4 रहेगा ब्लड, ब्लड में इसको कौन सा ब्लड कहते हैं, ग्रॉस ब्लड बोलते हैं, याद रखिएगा ग्रॉस ब्लड, क्योंकि ब्लड 3 तरह का एग्जामिनेशन करते हैं, ग्रॉस ब्लड, ओकल्ट ब्लड, माइक्रोस्कोपिक ब्लड, याद रखिएगा 3 तरह का ब्लड का जांच करते हैं। तो ये हो गया ग्रॉस ब्लड, इसमें क्या रहेगा नील। अब दूसरा आता है केमिकल एग्जामिनेशन, याद रखिएगा दूसरा रहता है केमिकल, केमिकल एग्जामिनेशन। केमिकल एग्जामिनेशन में रहेगा लिखा हुआ सबसे पहला पीएच, पीएच क्या रहेगा लिखा हुआ अल्कलाइन। नंबर 2 रहता है रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग शुगर। देखिए ये आपका स्पेसिफिक टेस्ट है, याद रखिएगा। इसमें लिखा रहता है नॉट डन, नॉट डन यानी हमने नहीं किया। अगर आपको करना होगा तो आपको अलग से लिखना होगा, ये हम बताएंगे आपको अभी। अगला आता है ओकल्ट ब्लड, ओकल्ट ब्लड, ये भी रहेगा नॉट डन, हमने नहीं किया। तो 2 गो टेस्ट जो है ये स्पेसिफिक होता है, जिसको अलग से लिखना होता है, हम आगे बताएंगे आपको आगे। तीसरा रहता है आपको माइक्रोस्कोपिक, इसके जस्ट नीचे एक पेज में रहेगा लिखा हुआ माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। इसमें रहेगा सबसे पहले रहेगा आरबीसी रहेगा, आरबीसी नॉर्मल में क्या रहेगा नील। दूसरा रहेगा डब्ल्यूबीसी रहेगा, इसमें क्या रहेगा लिखा हुआ नील। डब्ल्यूबीसी या पसल लिखा रहता है, ल्यूकोसाइट लिखा तीनों रहता है। अगर मैक्रोफेज, मैक्रोफेज यहाँ रहेगा लिखा हुआ नील। एपिथेलियल सेल, एपिथेलियल सेल यहाँ रहेगा लिखा हुआ नील। इसके बाद आएगा चारकोट लिडन क्रिस्टल, चारकोट लिडन क्रिस्टल, ये रहेगा क्या लिखा हुआ नील। और लास्ट में रहता है लिखा हुआ फैट सब्सटेंस, फैट बॉडी रहता है लिखा हुआ, यह रहेगा नील। आपको इतना एक पेज में यही डाटा रहेगा लिखा हुआ, फिजिकल, केमिकल, माइक्रोस्कोपिक, एक पेज की डाटा आती है। तो इस तरह से हम लोग इसको देख लेंगे। नॉर्मल रेंज नहीं रहता लिखा हुआ, हम उसको अभी हम आपको अप्लाइड बताते हैं। ये आपको जो लिखा रहे हैं ये सब नॉर्मल है। अब लिखिए, अब लिखाते हैं, पढ़ाते हैं आपको अप्लाइड। देखते रहिएगा, ध्यान से देखते रहिएगा। सिर्फ हम लोग 1 बाय 1 करके देखते हैं। हम लोग क्या करेंगे, अगर एक पार्ट में नहीं होगा दूसरी पार्ट में फिर हम देखते हैं, जहाँ तक संभव होगा बनाते हैं इसको। लेकिन बड़ी गौर से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है ये। पहला था फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में सबसे पहले आपको बताया कलर। कलर में बताया था आपको ब्राउनिश। ब्राउनिश किस कलर से होता है, ब्राउनिश का कारण देखिएगा। सबसे पहला बताए थे कलर, कलर में क्या होता है आपको ब्राउनिश। ब्राउनिश किस वजह से होता है, ड्यू टू लिखिएगा स्टर्कोबिलिनोजेन के कारण, स्टर्कोबिलिनोजेन की वजह से। यानी स्टर्कोबिलिनोजेन समझते होंगे आप लोग कि जो बाइल पिगमेंट होता है, बाइल पिगमेंट को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट बिलिरुबिन बोलते हैं। और जब यह आता है कोलोन में, कोलोन में जब आता है तो वहाँ पर नॉर्मल बैक्टीरिया जो होता है, नॉर्मल फ्लोरा बैक्टीरिया, वह इसको चेंज कर देता है क्या चीज़ में, स्टर्कोबिलिनोजेन में, स्टर्कोबिलिनोजेन में, जो कि ये 80% पास करता है किससे, स्टूल से, और एयर के कांटेक्ट में आने पे ब्राउन हो जाता है। ये रहता है येलो कलर। ये जो होता है ना कलरलेस हो जाता है, कलरलेस। और ये आप जब एयर के कांटेक्ट में आता है, कांटेक्ट विथ एयर, तो कैसा हो जाता है, ब्राउन हो जाता है। यानी कोई भी स्टूल जो होता है निकलते समय पीला रहता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो क्या होता है, एयर के कांटेक्ट में आने के बाद ब्राउन हो जाता है। ये इसका नॉर्मल कलर है। लेकिन अब नॉर्मल क्या होता है वो देख लीजिएगा। अब नॉर्मल में सबसे पहले आता है रेड कलर। रेड कलर क्यों होता है, रेड में आप फिजियोलॉजिकल लिख लीजिएगा। रेड में फिजियोलॉजिकल क्या होता है, जब रेड कलर का कोई डाइट लेते हैं, जैसे बीटरूट हो गया। दूसरा, अगर उसे अप्लाइड लेके चलोगे, पैथोलॉजिकल लेके चलेंगे रेड कलर का, तो कहीं भी अगर बाय द वे सबसे ज़्यादा केस क्या होता है कि रेक्टम से, कोलोन से लेकर रेक्टम तक में कहीं भी हेमरेज का डिजीज होगा तो रेड कलर स्टूल होगा। जैसे मान लीजिए हेमाटोकेजिया हुआ, फिशर है, पाइल्स है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, ये सब में क्या होता है, रेड कलर स्टूल आता है। दूसरा है ग्रीन कलर।
ग्रीन कलर स्टूल कैसे आता है? ग्रीन कलर नॉर्मल में आपको जो फिजियोलॉजिकल में क्या आता है, ग्रीन वेजिटेबल से आता है। पैथोलॉजिकल में क्या होगी, रोटा वायरस के डायरिया से, या जो न्यू बॉर्न बेबी होती है उसमें बिलीवर्डिन की वजह से, या फिर फंगस इन्फेक्शन के कारण से। इस सब से कैसा होता है, ग्रीन कलर का स्टूल होता है। नेक्स्ट आता है आपको ब्लैकिश कलर। ब्लैकिश कलर क्यों होता है? फिजियोलॉजिकल में आयरन ज़्यादा डाइट लेने की वजह से, है ना। पैथोलॉजिकल में काला जार की वजह से, या फिर पेप्टिक अल्सर के केस में, या हुक वर्म के इन्फेक्शन के केस में। ये सब याद रखिएगा, ये सब अप्लाइड में आता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि क्यों अप्लाइड होता है। मतलब ब्लैक कलर समझ में आ गया, ब्लैक कलर ऑफ स्टूल। अब आते हैं फिर ये क्या बोलते हैं, व्हाइट कलर। व्हाइट कलर स्टूल जो होता है वो बच्चों में ज़्यादा मिलता है, जैसे कि एक्सेस मिल्क यूज करने की वजह से। और एडल्ट में चाहे कभी भी होता है, बेरियम मिल्क की वजह से क्या होता है, फिजियोलॉजिकल कंडीशन होता है, बेरियम मिल्क लेने के कारण से व्हाइट हो जाता है। लेकिन पैथोलॉजिकल क्या होता है, लिख लीजिएगा, पैथोलॉजिकल में EH इन्फेक्शन से, एंट्राहिस्टोलिटिका के इन्फेक्शन से EH, और दूसरा है कॉलरा के इन्फेक्शन से। तो कॉलरा में और EH इन्फेक्शन में स्टूल का जो pH होता है वो एसिडिक भी हो जाता है, और इसके कारण जो होता है स्टूल उजला हो जाता है, व्हाइट हो जाता है। तो आप अगर स्टूल का कलर अगर बाय द वे डिफरेंट मिलता है तो आप उसको समझ सकते हो कि अगर मान लीजिए रेड आ रहा है तो हेमरेज के कारण, ब्लैक आ रहा है तो हुकरम की वजह से, या पेप्टिक अल्सर के कारण से, या कालाजार की वजह से, या अगर बाय द वे क्ले कलर, एक और क्ले कलर आता है। क्ले कलर स्टूल कब आता है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के केस में। क्योंकि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन में क्या होता है ना कि ये पास ही नहीं करता है। जब ये पास नहीं करेगा तो क्या स्टर्कोमेजन क्या हो जाएगा, बताए थे अभी हम। तो स्टर्कोमेजन क्या होता है, पास नहीं करेगा। जैसे बताया था ना कि जैसे मान लीजिए ये बाइल डक्ट है, यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन हो गई अगर सपोज दैट, तो बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन में क्या है कि डिओडनम में क्या हो गया, डायरेक्ट बिलीवन नहीं आई। जब ये नहीं आएगा तो फिर स्टर्कोमेजन नहीं बनेगा, और फिर स्टूल का कलर कैसा हो जाएगा, क्ले हो जाएगी। याद रखिए, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में क्ले कलर हो जाता है। तो इस तरह से क्या हो सकता है, हम लोग उसको पहचान लेंगे, कलर से हम लोग जान जाते हैं कि स्टूल का कलर अगर ऐसा हो तो क्या हो सकता है। याद रखिए उस चीज़ को। नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी में क्या है, कंसिस्टेंसी में क्या होता है कि जो स्टूल होता है वो कैसे होता है, सेमी सॉलिड बोलते हैं, सेमी सॉलिड। लेकिन अगर अब नॉर्मल क्या होगा, तो एक होगा वाटरी कब होगा, ड्यू टू डायरिया डिसेंट्री की वजह से, लिख लीजिएगा, ड्यू टू डायरिया एंड डिसेंट्री। दूसरा होता है हार्ड कब रहता है, कंस्टिपेशन के कारण, कंस्टिपेशन से, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो सकता है, आप इसको समझ सकते हो। कंसिस्टेंसी की वजह से, कंसिस्टेंसी में ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं। नेक्स्ट आता है हम लोग का म्यूकस। म्यूकस में क्या है कि म्यूकस नॉर्मल में क्या रहता है, नील रहता है। अब नॉर्मल में कब प्रेजेंट होगा, अब नॉर्मल लिखा रहेगा क्या, परजेंट रहता है। अब नॉर्मल लिखिए, अब नॉर्मल में परजेंट रहता है लिखा हुआ। तो परजेंट में क्या हम लोग देख सकते हैं, कब जब हो सकता है कि इंटेस्टाइन में कोई इन्फेक्शन हो, जैसे डिसेंट्री हो, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, तो इस सब केस में क्या होता है, म्यूकस पास करता है। तो इस केस में आपके पास अगला था ब्लड। ये कौन सा ब्लड था, ये ग्रॉस ब्लड था। नॉर्मल में क्या रहता है, नील। अब नॉर्मल में कब प्रेजेंट होगा, जैसे बताए थे अभी हम रेड कलर में समझाते हैं आपको, हिमेटोकेजिया के केस में, अल्सरेटिव कोलाइटिस के केस में, पाइल्स के केस में, और फिशर के केस में। उस केस में क्या होगा, ब्लड पास करता है कहाँ से, स्टूल से। याद रखिएगा, स्टूल से ब्लड कब आता है, रेक्टम कैंसर से, पाइल्स से, फिशर से, अल्सरेटिव कोलाइटिस से, ये सब से क्या होता है, स्टूल में ग्रॉस ब्लड पास करता है। नेक्स्ट अब आता है केमिकल एग्जामिनेशन। केमिकल एग्जामिनेशन जब देखिएगा आप हम लोग, तो केमिकल में सबसे पहला क्या बताया था, पीएच में क्या था, नॉर्मल पीएच कितना होता है बताया था आपको हम, 7.4 से लेकर के और 8.4 के बीच होता है स्टूल का पीएच होता है। जिसमें क्या होता है कि ये पीएच से सर्कुलर क्लान बोलते हैं इसको, तो ये नॉर्मल होता है। अगर बाय द अब नॉर्मल की बात चलेंगे अगर, तो नॉर्मल में रहेगा लिखा हुआ हाईली एसिडिक या एसिडिक रहेगा लिखा हुआ। तो एसिडिक कब होता है, पहला तो होता है कार्बोहाइड्रेट डाइट लेने से, ये फिजियोलॉजिकल होता है। पैथोलॉजिकल कब होता है, लिख लीजिएगा, कॉलरा में, EH के इन्फेक्शन में, दोनों में स्टूल का कैसा पीएच हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। इसलिए बोला जाता है अमीबिक डिसेंट्री में पीएच कैसा हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। दूसरा होता है बेसिक, स्लाइट बेसिक तो होता है लेकिन ज़्यादा बेसिक कब हो जाता है, सबसे फिजियोलॉजिकल में प्रोटीन डाइट के केस में, और पैथोलॉजिकल में बेसिलरी डिसेंट्री के केस में। वहाँ पर क्या हो जाता है, जो स्टूल होता है ज़्यादा बेसिक हो जाता है, या फिर
अगर प्रोटीन डाइट लिया उस केस में ऐसा हो सकता है। ये था मेरा पीएच रिएक्शन जिसको बताते हैं केमिकल एग्जामिनेशन बोले थे। अब जो बात आता है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कि हाँ केमिकल एग्जामिनेशन 2 बच गया है, 2 हम आपको समझाते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम उसको देते हैं आपको रिड्यूसिंग शुगर और ओकर ब्लड। नेक्स्ट है आपका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में हम लोग क्या करते हैं कि जो देखते हैं हम लोग, सबसे पहला क्या देखते हैं हम लोग, आरबीसी देखते हैं, है ना। तो आरबीसी और आरबीसी को हम देखते हैं, नॉर्मल में क्या मिलेगा, नॉर्मल में वहाँ बताए थे क्या मिलेगा, नील मिलेगा, और अब नॉर्मल में क्या मिलेगा, प्रेजेंट। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, माइक्रोस्कोपिक आरबीसी ब्लड बोलते हैं, है ना। क्यों मिलेगा, जैसे कहीं भी एनी हेमरेज होगा तो एनी हेमरेज फ्रॉम इन द जीआईटी लिख लीजिएगा, एनी हेमरेज इन जीआईटी, उस केस में क्या मिलेगा, अबनॉर्मल। अबनॉर्मल में रिपोर्ट कैसा होता है, लिखा होगा जैसे 223 पर एचपीएफ। एचपीएफ मतलब होता है हाई पावर फोकस। यदि 45x पे जो हम लोग देखते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं हाई पावर फोकस। ये कैसे होता है इसको हम नेक्स्ट बता देंगे आपको, नेक्स्ट वीडियो बताएंगे आपको हम। दूसरा आता है आपको जैसे कि अगर कभी कभी हो सकता है कि लिखा रहेगा 10 से 15 पर एचपीएफ, मतलब और ज़्यादा ब्लड निकल रही है। कहीं कहीं पे लिखा था न्यूमेरस। न्यूमेरस मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा, है ना, उसे बहुत ज़्यादा आरबीसी पास कर रही है। तो इस तरह से क्या हो सकता है कि आपको आरबीसी का अबनॉर्मल फाइंडिंग आपको मिल सकता है। तो ये आपको ये कौन सा आरबीसी आता है, माइक्रोस्कोपिक आरबीसी बोलते हैं इसको। तो एक जो इससे पहले हम लोग ब्लड देखे थे, ग्लॉस ब्लड देखे थे उसमें हम लोग। तो इस तरह से आपको एक आ सकता है। तो हम लोग एक काम करते हैं कि माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन को हम लोग थोड़ा और डिटेल में हम लोग देख लेते हैं आगे। दूसरा जो है तो आपका आता है डब्ल्यूबीसी आता है। डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट कहते हैं, या इसको पस सेल कहते हैं, याद रखिए ल्यूकोसाइट या पस सेल। नॉर्मल में क्या रहता है, नॉर्मल में 0 से 1 पर एचपीएफ, नॉर्मल में इतना पास करता है। लेकिन अब नॉर्मल में पास क्या करेगा, 2 से 3 पर एचपीएफ, या 10 से 15 पर एचपीएफ, है ना, या 20 से 30 पर एचपीएफ, या फिर रहेगा लिखा न्यूमेरस रहेगा लिखा हुआ न्यूमेरस। तो इस तरह से क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि कहीं ना कहीं पायोजेनिक इन्फेक्शन होगा, इसलिए यहाँ पे पास कर रही है, पास हो जाए कि नहीं। तो इस तरह से क्या हो सकता है कि आपका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में पार्सल मिलेगा। और बाकी जो डाटा है हम लोग क्या करते हैं, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन जो हम बनाते हैं उस डाटा में आपको हम भेज देते हैं। इस वीडियो में देख के चलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।